चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, है ना, और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। ऐसी कामना मैं आप लोगों से करता हूं और बाबा महाकाल से भी इसी कामना के साथ में आपके मतलब शुभ, है ना, दिन के बारे में, आपके अच्छे भविष्य के बारे में कामना करता हूं। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। मैं फिर इस कक्षा की शुरुआत करूंगा। आज हमारी पहली क्लास है ना। एक बार जल्दी से क्लास के साथ जुड़े ताकि हम कक्षा की शुरुआत विधिवत रूप से कर सकें। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमारे साथ तमाम साथी जुड़ चुके। मैं आपकी कमेंट्स को सेट कर लेता हूं एक बार, है ना। बहुत बढ़िया। मैं कुछ अभी नाम भी ले लेता हूं। वॉइस कम आ रही, अभी ठीक करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। विनीत कुशवाहा जी, क्षत्रिय सुदीप जी, कुलदीप सिंह, बहुत बढ़िया। योगेश, विजय कुमार पटेल, वरुण सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, हेलो 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 हेलो। चलिए देखिए, आज की इस कक्षा की मैं शुरुआत करता हूं। दरअसल मैं थंबनेल लगाना छूट गया मुझसे, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। मैं अपना परिचय आपको देता हूं और आज की इस कक्षा की शुरुआत करता हूं। तो मेरे दोस्त, मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आप लोगों को जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। आपकी ज्योग्राफी की क्लास बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समाप्त हो चुकी है और अब मेरी जिम्मेदारी है इकोनॉमिक्स विषय को पारंगत करने की, या इकोनॉमिक्स विषय में आप लोगों को पारंगत करने की, ताकि आपके क्वेश्चंस वहां से न छूटे। तो अगर आपने दिल्ली पुलिस बैच जब लॉन्च हुआ था उसके ठीक पहले हम लोगों ने क्या किया था, दिल्ली पुलिस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करवाया था, है ना। मतलब आपको एक बात बताई थी कि किस तरीके से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, है ना। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने वहां पर आपको यहां पर करा करके दिखाने की कोशिश की थी। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर हम हमारे इस पार्ट को, हमारे इस पॉइंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि आपके अभिवादन बिल्कुल खत्म नहीं आ रहे हैं, है ना। और आप बहुत ही अच्छे से, सर इंग्लिश वालों का भी ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नमन भाई, मैं इंग्लिश वालों का भी ख्याल रखूंगा। ब्लैक बैकग्राउंड नहीं भाई, अब व्हाइट पे ही चलेगी क्लासेस, है ना। सनी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? गुरुजी, इस बैच में अर्थशास्त्र ऐसे पढ़ाना कि दोबारा आना पढ़ना पड़े। मैं हर बैच में ऐसे ही पढ़ाता हूं, चिंता मत करिए। प्रणाम सुशील मौर्य जी, प्रणाम। सिलेबस क्या हुआ? सिलेबस क्या हुआ? सिलेबस चालू हो गया आज से, है ना। चलिए, मोस्ट वेलकम, लव यू, है ना। निर्मल कुमार, ओके। निर्मल, मैं आपकी कोई जानवान नहीं हूं भाई, है ना। सर नमस्ते 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 भाई, नमस्ते। और बाप रे बाप, इतने नमस्ते आ गए इकट्ठे मेरे पास कि नमस्ते अब, है ना। चलो, राम राम सभी को, जय महाकाल। करे शुरू करें क्लास अब, चलो आओ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, तो अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्षेत्र आज का हमारा टॉपिक है। आइए जरा इसके बारे में हम डिटेल्ड में बात करते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, अर्थव्यवस्था। पहले तो हमें इसी को समझना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को आप किस नाम से जानते हैं? इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो याद रखना, ये इकोनॉमी है या इकोनॉमी भी आप इसे कह देते हैं। ये अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी आप इसे कह देते हैं। तो अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्षेत्र बहुत ही शानदार टॉपिक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से आपकी परीक्षा में एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। और आर्थिक क्षेत्र, है ना, आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक सेक्टर आप इसे कहते हैं। आर्थिक क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इकोनॉमिक सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इकोनॉमिक सेक्टर, है ना। इकोनॉमिक सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। ये हमारा टॉपिक है। हमें हर एक चीज को ध्यानपूर्वक समझना। देखो, मेरी कुछ बातें हैं, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वो बातें क्या क्या है। सबसे पहली बात है कि मैं लिखवाने पर ज्यादा विश्वास रखता हूं। मैं हर एक बिंदु को लिखवाऊंगा, अच्छे से लाइनिंग भी लगाऊंगा उसके नीचे भाई, है ना। शिकायत मत करना कि सर आप अंडरलाइन बहुत करते हैं, ये करते हैं। करना पड़ता है मुझे, इसलिए करना पड़ता है कि जितना अच्छा नोट्स मैं बनाऊंगा उतना ही अच्छा आप भी बनाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो हर क्लास में पढ़ाऊंगा तो मुझे फिर से लिखना ही है ना। लेकिन जितना अच्छा आप अपनी कॉपी को सजा के रखेंगे, जितना अच्छा आप मेहनत करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, उतनी ही अच्छे से आप उस विषय को पढ़ेंगे।
तो विश्वास करिएगा ये पॉइंट लागू होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो, तो अर्थव्यवस्था यहां पर पहला बिंदु यहां पर दे रखा है, उसके बाद में आर्थिक क्षेत्र। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है? एक शब्द है अर्थशास्त्र, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का मतलब सिंपल सा अगर हम बात करें मेरे साथियों की इकोनॉमी का मतलब सिंपल सा क्या होता है, तो देखना, इसको समझना जरा। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी आप इसे कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है मेरे साथियों कि किसी भी देश में जो भी चीजें चल रही है वही इकोनॉमी है। इकोनॉमी जो है वो एक प्रकार का कैसा रूप है? तो मेरे साथियों ये कैसा रूप है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इकोनॉमी कैसा रूप है, तो इकोनॉमी मेरे साथियों एक ऐसा रूप है, ध्यान रखना, एक ऐसा रूप है जो चीजें चल रही है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत की इकोनॉमी जो है ये एक व्यवहारिक पक्ष है ना, बिहेवियरल, आप इसे पक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था इसी को कहा जाता है बेसिकली। क्या, किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकारों की है वो सब हम बातें करेंगे, है ना। यहां पर लिखेंगे इकोनॉमी के प्रकार कितने हैं, इकोनॉमी के कितने प्रकार है। ठीक है, ये हम अगले टॉपिक में शुरुआत करेंगे, पर मैं फिलहाल ये बता रहा हूं कि इसके टाइप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इसके कितने टाइप्स है। तो अभी फिलहाल मैं केवल आपको यह बता देता हूं कि अर्थव्यवस्था आपने बहुत सारी सुनी होगी। जैसे मैं बात करूं, एक आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था सुनी होगी, आपने समाजवादी अर्थव्यवस्था सुनी होगी, आपने इसके अलावा देखा जाए तो खुली अर्थव्यवस्था सुनी होगी। आ रही बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे प्रकार आपने सुने होंगे। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है वो बहुत सारे हैं, इनको अलग अलग आधारों पर देखा जाता है। जैसे एक है वैदेशिक संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन, वैदेशिक संबंधों के आधार पर। तो वैदेशिक संबंधों के आधार पर भी अर्थव्यवस्था होती है। मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं इसके प्रकारों को, याद रखना है। वैदेशिक संबंधों के आधार पर, वैदेशिक संबंधों के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन आप इसे कहते हैं। ठीक है, और एक होता है मेरे दोस्त जिसे आप कहते हैं संसाधनों पर नियंत्रण किसका है, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था। और एक होती है कि देश का विकास कितना हुआ है, किसी भी देश की इकोनॉमी का विकास कितना हो, उसके आधार पर। तो ये टॉपिक मुझे आज पढ़ाना ही नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा ही नहीं करूंगा। आर्थिक क्षेत्रों के बारे में मैं अगर डिस्कशन करूं, तो आर्थिक क्षेत्र मेरे साथियों ध्यान रखना, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में। तो जो इकोनॉमिक सेक्टर है ये मुख्य रूप से कितने हैं? तो आर्थिक क्षेत्र मुख्य रूप से जो मेन इकोनॉमिक सेक्टर है, मुख्य रूप से जो मेन इकोनॉमिक सेक्टर है उनकी संख्या कितनी है? तो 3 है। तो देश के अंदर मेरे साथियों किसी भी देश की इकोनॉमी में 3 मुख्य इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं, 3 मुख्य इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं। बोले कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना, एक को आप बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र, जिसे आप अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? प्राइमरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना। दूसरा आपका है मेरे साथियों द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक, द्वितीयक क्षेत्र, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। आज की क्लास से सवाल बन सकते हैं, याद रखना है ना, आज की क्लास से सवाल बनेंगे। और जो तीसरा है उसे आप कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। क्या बोलेंगे? तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को आप टर्शरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? टर्शरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं, तृतीयक क्षेत्र, है ना। तो मुख्य रूप से ये 3 क्षेत्र आपको इकोनॉमी के देखने को मिलेंगे। आइए हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं और चीजों को आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हम हेडिंग डालते हैं जिसे आप बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। याद रखना है, सवाल सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। और इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर आप इसे कह देते हैं। क्या है ये प्राथमिक क्षेत्र? जरा वो देखना। देखो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं जिन्हें आर्थिक क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। स्ट्रेटजी वीडियो आपकी यूट्यूब पर डली होगी मेरे ख्याल से, है ना, वहीं पर हमने क्लास ली थी, तो वहीं पर आप देख सकते हैं।
प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जरा इसके बारे में समझना। देखो प्राथमिक क्षेत्र के अन्य नाम क्या क्या है, यहीं पर हम बता देते हैं आप लोगों को कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर के अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, अदर्स नेम क्या है, इसके अन्य नाम इसके क्या है। तो इस प्राथमिक क्षेत्र को आप कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कृषि एवं संबद्ध। संबद्ध का मतलब है उससे जुड़े हुए, है ना। तो कृषि एवं संबद्ध, संबद्ध कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इसका ये नाम है। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं इसे, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज एवं संबंध गतिविधि। क्षेत्र की जगह आप गतिविधि भी लिख सकते हैं, गतिविधि ज्यादा सही शब्द यही है। तो प्राथमिक क्षेत्र का एक और नाम क्या है, तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के नाम से भी आप इस सेक्टर को जानते हैं, ठीक है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से भी आप इस क्षेत्र को जानते हैं, जरूर आपको याद रखना है। ये इसका मेरे साथियों दूसरा नाम है, ठीक है। ये इसका क्या है, दूसरा नाम है कृषि। देखो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन जो है, या और आसान करते हैं इसको, और आसान समझने की कोशिश करते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें सबसे पहला बिंदु लिखेंगे कि देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी में कार्य करती है। तो देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या, देश की सर्वाधिक जनसंख्या, देश की सर्वाधिक जनसंख्या, देश की सर्वाधिक जनसंख्या इस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है या प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। क्या लिखेंगे इसे अंग्रेजी में, तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन दिस सेक्टर। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो निर्भर है, काम कर रही है। आ रही बात समझ में। फिर दूसरी बात याद रखना है, ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें इसका देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान है। तो दूसरा बिंदु लिखेंगे, देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान, देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान, देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान, योगदान देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान। इसको हम लिख सकते हैं लिस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, लिस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान किसका है, इसी प्राथमिक क्षेत्र का है। आ गई बात समझ में। चलो अभी मैंने बताया नहीं कितना योगदान है, क्या है, ये बात याद रखना है, पूछा जाता है देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान इसी का है। फिर अगली बात आपको ये याद रखना है कि ये जो प्राथमिक क्षेत्र है जिसे आप प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, इसमें प्रोडक्शन जो है वो किसकी सहायता से होता है। तो याद रखना है इसमें उत्पादन, इसमें उत्पादन या प्रोडक्शन, उत्पादन को आप प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें उत्पादन, इसमें उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से होता है। प्राकृतिक संसाधन, इसमें उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से होता है, की सहायता, इसमें उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से होता है। आ गई बात समझ में। तो इसमें जो प्रोडक्शन है वो किसकी सहायता से होगा, नेचुरल रिसोर्सेज की सहायता से होगा, है ना। तो अंग्रेजी में लिखेंगे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बाय नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। तो याद रखना है प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से इसमें उत्पादन होगा, यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो सब चीजें आपको आ गई समझ में। इसके एग्जाम्पल से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण से सवाल इसके अक्सर सवाल परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे।
कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आओ जरा प्राथमिक क्षेत्र में उदाहरण की हम बात करें। प्लीज चेक साउंड। साउंड बढ़िया ही है, और क्या है, साउंड बिल्कुल आ रहा है ना। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो मेरे दोस्त देखो, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का मतलब है, इसमें एग्जाम्पल है पहला एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। एक किसान भाई खेती करता है, खेती के साथ साथ और क्या क्या करेगा वो? भाई देखो, मैं भी एक किसान हूं, तो मैं खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर लेता हूं। एनिमल हस्बेंड्री जिसे आप कहते हैं, क्या बोलते हैं? पशुपालन। पशुपालन आप इसे कह देते हैं, और इसके लिए शब्द क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। पशुओं को पालना, हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री आप इसे कहते हैं। इसके अलावा, खेती के अलावा, अच्छा, खेती में, कृषि में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फसलों को उगाना। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो कृषि के अंतर्गत फूलों को उगाना, जिसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है ना। तो फूलों को उगाना मेरे साथियों, खेती के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। फूलों को उगाना, और फूलों को उगाने को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर आप इसे कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फूलों के अलावा फलों को उगाना मेरे साथियों, फलों को उगाना या फलों की खेती करना, तो फलों की खेती करने को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी के नाम से आप इसे जानते हैं, पोमोलॉजी। फलों की खेती हो गई। वैसे ही सब्जियों की खेती हो सकती है, यह भी तो कृषि ही कहलाएगी ना। तो सब्जियों को उगाना, तो सब्जियों को उगाना ओलेरी कल्चर, क्या बोलेंगे इसे अंग्रेजी में? ओलेरी कल्चर के नाम से आप इसे जाएंगे। तो ओलेरी कल्चर भी आप याद रख सकते हैं। फूलों को उगाना, फलों को उगाना, सब्जियों को उगाना। बाग लगाना, बाग भी कहां पर लगाए जाएंगे? इसी पर लगाए जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो अगला लिखेंगे बागवानी, बागवानी हॉर्टिकल्चर जिसे आप कहते हैं, यह भी आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। तो याद रखना है, हॉर्टिकल्चर आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। तो ये सब के सब कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगली बात करें मेरे दोस्त हम लोग, तो अगली बात क्या हो सकती है? अगली बात ये हो सकती है, पशुपालन के अलावा इसमें आएगा खनन। और खनन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनिंग के नाम से जानते हैं। जब हम जमीन के अंदर खुदाई करते हैं ना, तो हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। वो भी तो एक प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस है ना। आ रही बात समझ में? हाँ जी, हाँ जी, पहली क्लास है, सबको अटेंड करना है। ठीक है, राम 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 राम। ठीक है, तो खनन भी इसी के अंतर्गत आएगा। मुझे बताओ, वन कहां पर लगाए जाएंगे? तो वन का मतलब है वानिकी, इसे हिंदी में बोलते हैं वानिकी, और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है फॉरेस्ट्री। क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के नाम से जाएंगे, तो वन भी यहीं पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा मत्स्यन, मछली पालन जिसे आप कहते हैं, मत्स्यन कह दो, मत्स्यन। मत्स्यन, इसे अंग्रेजी में फिशिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो मछली पालन जो है वो भी जमीन पर होगा, जल के अंदर। तो जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो जिन जिन चीजों का उत्पादन मेरे साथियों, है ना, कहां से होता है? प्राकृतिक संसाधनों से होता है, उसी को हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में ये बातें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनते हैं, है ना। मैं फिर से बता देता हूं, दोहरा देता हूं चीजों को, मैंने क्या क्या पढ़ाया है। सुनना, मैंने ये बताया कि प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तो कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां इसके अंतर्गत आती है, इसलिए इसका नाम कृषि क्षेत्र भी है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी आप इसे जानते हैं। देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या इस प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। पहली बात आपको याद रखना है, कहते हैं कि 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा की जो जनसंख्या है देश की, वो इस प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है, कार्य कर रही है, वर्किंग कर रही है। आ रही बात समझ में? चलो, देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान इस प्राइमरी सेक्टर का है, यह बात भी आपको याद रखना है। इसमें जो प्रोडक्शन है वो नेचुरल रिसोर्सेज की सहायता से होता है, और इसके एग्जाम्पल ये याद रखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसी को कहा जाता है। तो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है वो इसी को कहा जाता है। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, मैं ऊपर भी आपको लिखवा करके बता दूंगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। रीढ़ का मतलब क्या होता है? बैकबोन बोलते हैं ना। तो यहां पर लिखना भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। रीढ़ आप इसे कहते हैं। इसे अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
क्या बोलेंगे इसे? बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो इसी क्षेत्र को कहा जाता है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे तो काफी मुझे अच्छा लगेगा, है ना। आप लोगों को इतनी बातें कम से कम आपको यहां पर याद रखनी चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी सेक्टर, जिसे आप द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, है ना। और इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे आप जानते हैं सेकेंडरी सेक्टर के नाम से। तो लिखेंगे सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र के नाम से आप इसे जानेंगे, है ना। तो द्वितीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? इसमें लिखेंगे अन्य नाम। अन्य नाम क्या है इसका? तो मेरे दोस्त इसका अन्य नाम है उद्योग क्षेत्र। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर आप इसे कह देते हैं उद्योग क्षेत्र। या फिर इसी का एक और नाम है, उसे आप कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसे? विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी आप इसे जानते हैं। और विनिर्माण क्षेत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इतना लिख ले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी बताऊंगा, इसी क्लास में बताऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी आप इसे जानते हैं, है ना। तो इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों कहा जाता है, दोनों इसके अन्य नाम है। सवाल यहां से भी आते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये दोनों के दोनों इसके नाम है, ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। ये जो द्वितीय क्षेत्र है, याद रखना है, ये जो द्वितीय क्षेत्र में है इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं क्योंकि सवाल यहां से परीक्षा में यही पूछे जाते हैं कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। तो मेरे साथियों जितने भी इंडस्ट्रीज है वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। क्या कहा मैंने? फिर से एक बार और समझना, जितने भी सभी उद्योग है वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आएंगे। तो सभी उद्योग, जैसे कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं देखो अभी बात करते हैं। जैसे हो गया मेरे साथियों आपका कपड़ा उद्योग, जिसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, है ना। तो पहला लिखेंगे कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग, इसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आप इसे कह देते हैं कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग में बनाया जाता है। आ रही बात समझ में? दूसरा क्या याद रखोगे? तो दूसरा याद रखना आप लोग लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात, इसे बोलते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। लौह इस्पात उद्योग मेरे साथियों, है ना, यह भी एक प्रकार का उद्योग है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से आप इसे जानेंगे, है ना, यह भी ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन कौन से उद्योग है? इसके अलावा एमएसएमई, एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई बोलते हैं इसको। और एमएसएमई का फुल फॉर्म याद रखना। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसएमई का फुल फॉर्म याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एमएसएमई का फुल फॉर्म याद हो जाएगा। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो, एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब होता है स्मॉल, एंड एम का मतलब फिर से होता है मीडियम, और ई का मतलब होता है इंटरप्राइजेस, है ना, प्राइजेस। तो मेरे साथियों ये इसका फुल फॉर्म है, जरूर याद रखना। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आप इसे कह देते हैं। आसान भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, या मध्यम उद्यम के नाम से भी आप इसे जानते हैं, या उद्योग भी कह देते हैं, एक ही बात है। तो ये एमएसएमई सेक्टर जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हमने बातचीत कर ली। जितने भी उद्योग है वो सारे के सारे उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
और ये जो एमएसएमई सेक्टर है इनका बंटवारा कैसे किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर इसको बांटा जाता है ना। शिवानी का प्रश्न है सर व्हाट इज जीडीपी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बहुत बढ़िया। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैं आगे बताऊंगा। दरअसल ऐसा समझिए कि देश की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान जो है ना, या सबसे कम योगदान जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है, ऐसा लिखे हैं, ठीक है। ये जीडीपी का फुल फॉर्म है। जीडीपी शब्द अभी याद कर लो, जीडीपी आएगा आगे, मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत अच्छे से मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा कि व्हाट इज जीडीपी, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरे साथियों। ये द्वितीय क्षेत्र के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आई, क्या क्या मैंने बता दिया। इसका अन्य नाम क्या है, तो उद्योग क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र, जितने भी सारे उद्योग है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा यहां पर एक बात और समझ लेना, मैंने आपको विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी बताया कि विनिर्माण क्षेत्र भी आप इसे कहते हैं। तो ये विनिर्माण क्षेत्र का मतलब क्या होता है, विनिर्माण क्षेत्र को आप अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्या बोलते हैं इसे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप इसे कह देते हैं विनिर्माण क्षेत्र को। ये दरअसल विनिर्माण क्षेत्र होता क्या है, हमें तो ये जानना है कि विनिर्माण क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब क्या होता है। देखो तो विनिर्माण क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र है ना, या ऐसा लिखें, कच्चे माल को, कच्चे माल का मतलब है रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल, कच्चे माल को, कच्चे माल को उद्योग में ले जाकर, कच्चे माल को उद्योग में लाकर नए उत्पाद में बदलना, नए उत्पाद, कच्चे माल को उद्योग में लाकर नए उत्पाद में बदलना, नए उत्पाद में बदलना, इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं तभी चीजें हमें समझ में आएगी। देखो एक तरफ मैं लिख रहा हूं कच्चा माल, कच्चा माल जिसे अंग्रेजी में रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है, इसमें इसको उद्योग में लाया जाएगा और उद्योग में ला करके इसमें क्या किया जाएगा, मूल्यवर्धन किया जाएगा, वैल्यू एड की जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं उद्योग में ले जाकर के वैल्यू को ऐड किया जाएगा, है ना, और एक नए प्रोडक्ट में इसको बदल दिया जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, एक नए प्रोडक्ट में इसको बदल दिया जाएगा, नया उत्पाद, नए उत्पाद में इसको क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं मेरे साथियों न्यू प्रोडक्ट के नाम से, और इसी को हम लोग अंग्रेजी में जो है वो किस नाम से जानते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल से समझो चीजें समझ में आएगी अच्छे से, है ना। देखो क्या है मूल मसला वो जरा देखना। जैसे एक कच्चा माल है मेरे साथियों कपास, ये कपास खेतों से प्राप्त हुआ, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ ना, बिल्कुल इसको कपास बोल देते हैं, कॉटन आप लोग कह देते हैं। अगर इस कपास को हम लोग उद्योग में ले जाएंगे, मुझे बताओ इस कपास को अगर हम लोग कहां पर ले जाएंगे, उद्योग में ले जाएंगे, तो इस कपास से हम लोग नया प्रोडक्ट बना लेंगे। बताओ क्या क्या बना लेंगे, तो इस कपास से हम लोग बना लेंगे कपड़ा। तो कपड़ा एक नया प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। इसलिए ये क्या है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। आ गई बात समझ में, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं मेरे दोस्त गन्ने की मैं बात करूं, तो गन्ना आपका एक कच्चा माल है जो कि प्राइमरी सेक्टर से आपको मिलता है। इस गन्ने को अगर मैं उद्योग में ले जाऊंगा तो इस गन्ने से मैं क्या क्या बना सकता हूं, शक्कर बना सकता हूं गन्ने से, तो नया प्रोडक्ट बन गया शक्कर, जिसे आप शुगर के नाम से जानते हैं। इसी गन्ने से मैं गुड़ भी बना सकता हूं ना, गुड़, तो गुड़ भी बन जाएगा, जो खाने का गुड़ होता है ना वो भी बन जाएगा। तो एक नया प्रोडक्ट हमें मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला सर। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों, कपास के अलावा गन्ना हो गया, गन्ने के अलावा और बताइए कुछ, आप भी बताइए, और बताएं, आप लोग भी बताएं और क्या क्या हो सकता है। वस्त्र मैंने बता दिया ना, वस्त्र कपड़े कपास से बनेगा, ठीक है। और क्या क्या बन सकता है, चीनी भी बन सकती है, बिल्कुल चीनी वही शक्कर एक ही बात है ना। कपास से रुई भी बना सकते हैं, रुई तो वो है ही सही, है ना। गद्दे वद्दे बना लो उससे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। आ गई बात समझ में, और बताएं और क्या क्या हो सकता है। शक्कर गुड़ शरबत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। और बताएं, मैं चाहता हूं आप एग्जाम्पल दें मुझे, है ना, मैं तो लिख दूंगा दो चार एग्जाम्पल क्या है वहां, ठीक है। जैसे एक दूध है, दूध को जब उद्योग में ले जाया जाएगा तो दूध को किन किन चीजों में परिवर्तित किया जा सकता है,
जैसे दूध से मेरे साथियों क्या क्या बनाया जा सकता है? आपने देखा होगा ना, अमूल का नाम आपने सुना होगा। तो दूध को जब उद्योग में ले जाया जाएगा तो इससे पनीर बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है ना पनीर, बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसके अलावा और भी उत्पाद बनाए जा सकते हैं, और भी प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे गेहूं, एक बच्चा जवाब दे रहा है गेहूं, बिल्कुल सही बात है। गेहूं को जब मशीन में ले जाया जाएगा तो इससे आटा बनाया जा सकता है। गेहूं को मशीन में ले जाने के बाद में आटे के साथ साथ ब्रेड भी तो बनाया जा सकता है। या फिर मेरे साथियों इससे और क्या बनाया जा सकता है? बिस्किट बनाया जा सकता है ना? तो ये भी बनाया जा सकता है। आ गई बात समझ में? तो ये जो क्षेत्र है इसलिए इसको विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर या समझ में आ गया आप लोगों को क्या है? ये जरूर याद रखना है, सवाल कई बार ऐसे आते हैं और आपको याद करना पड़ेंगे मेरे साथियों। ये सवाल, ऐसे ही सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे साथियों तृतीय क्षेत्र, जिसे टर्शियरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। तो लिखो तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और इसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, या इसको टर्शियरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तृतीय क्षेत्र जो होता है ना वो क्या है? ये दरअसल बाकी दोनों क्षेत्रों को, प्राथमिक को और द्वितीयक को सेवा देता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना है, इसका अन्य नाम क्या है? इसे सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? तो ये मेरे साथियों सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, बात समझ में ही मैंने क्या कहा? जो तृतीय क्षेत्र है ये और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेरे दोस्त आप लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, है ना? इसमें सबसे पहली बात याद रखना, देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान इसी का है। तो लिखेंगे देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान। देश की जीडीपी, जीडीपी शब्द से मैं आगे रूबरू करवाऊंगा। देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान, है ना? हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, क्या लिखेंगे? हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। इसको और किस नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सेवा क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों क्षेत्रों को सेवा देता है। दोनों कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों को ये सेवा प्रदान करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं। दूसरी बात, देश की सबसे कम जनसंख्या इसमें काम करती है। तो देश की सबसे कम जनसंख्या, अभी एक नोट बना करके मैं बिंदु भी लिखवा दूंगा। देश की सबसे कम जनसंख्या, देश की सबसे कम जनसंख्या कार्यरत, है ना? देश की सबसे कम जनसंख्या जो है वो इसमें कार्य करती है ना? तो इसमें लिखेंगे लीस्ट, लिस्ट वर्किंग पॉपुलेशन, लिस्ट वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब देश की सबसे कम जनसंख्या जो है वो इसमें काम करती है। सबसे कम जनसंख्या, लेकिन देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान इसी क्षेत्र का है। ओके, अगली बात याद रखेंगे, इसके एग्जाम्पल, सवाल दरअसल इसके उदाहरणों से आते हैं, यहां से बहुत बार सवाल आते हैं। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वो जरा देखो। देखो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सेवा देता है, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को सेवा देता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी आप किसकी सहायता से पढ़ रहे हैं? भाई आपके पास मोबाइल है कि नहीं है? मोबाइल में वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हैं? इंटरनेट। तो इंटरनेट आपको सेवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। आ गई बात समझ में? इंटरनेट, तो इंटरनेट एक प्रकार का क्या है? सेवा, सेवा क्षेत्र है। ये आपको सेवा दे रहा है। आपको अपनी मम्मी को पैसा भेजना है, आप तुरंत बैंक में चले जाते हो, तो बैंकिंग क्या है? आपकी एक सेवा दे रही है, तो बैंक आपको सेवा दे रहा है, तो बैंकिंग एक सेवा क्षेत्र है। भगवान न करे कभी आपको ऐसा समय देखना पड़े जिससे आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, तो मेरे साथियों हॉस्पिटल भी क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। भाई बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो इंश्योरेंस करवा के जाते हैं, मतलब इंश्योरेंस का मतलब है बीमा।
तो बीमा भी आपको सेवा देगा, आपको पैसा नहीं लगने देगा। बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे, इंटरनेट हो गया, बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया। इसके अलावा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है संचार। आपको याद आई अपनी मम्मी की याद आती है भाई मेरी क्लास में, तो है ना। तो मम्मी की अगर आपको याद आ गई या उसकी याद आ गई मान लो, तो आपने उसको फोन लगा लिया, हेलो बाबू कैसे हो, है ना। तो कम्युनिकेशन, जिसे संचार के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी सेवा क्षेत्र है। अगर आपका मन हुआ कि यार मैं तो घर जाऊंगा या घर निकलूंगा, तो आपने क्या किया, ट्रेन बुक कर ली, है ना। तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मेरे साथियों सेवा क्षेत्र का एक एग्जाम्पल है। आपका मन किया कि यार घर पर बोर हो गया हूं, चलो घूमने चला जाता हूं, टूरिज्म, है ना। टूरिज्म मेरे साथियों, टूरिज्म, टूरिस्ट मत लिख देना, टूरिज्म, है ना। पर्यटन जिसे आप कहते हैं हिंदी में पर्यटन, ये भी सेवा क्षेत्र है। अगर आप घूमने जाओगे तो वहां पर आपको होटल में रुकना पड़ेगा, नहीं तो कहां रुकोगे बेटा वहां पे, है ना। अभी तो स्थिति भी खराब है, अगर कश्मीर साइड चले जाओगे तो होटल में आपको क्या, होटल आपको क्या देगी, सेवा देगी। होटल एंड रेस्टोरेंट भी लिख लो आप लोग, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट जो है वो भी आपको सेवा देगा, इंश्योरेंस सेवा देगा, है ना। इसके अलावा एजुकेशन इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सेवा ही तो दे रहा हूं ना, तो एजुकेशन इज आल्सो नोन एज, है ना, सर्विस सेक्टर। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है ना। ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, हाँ ट्रांसपोर्टेशन भी होगा ना। अगर आपका मन हुआ यहां से दिल्ली जाने का, उज्जैन से दिल्ली, तो फिर आप रेल से जाओगे या बाय फ्लाइट जाओगे या किसी से भी जाओगे। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये आपको सर्विस ही तो दे रहा है ना, ये सेवा क्षेत्र है, ठीक है। और बैंकिंग सेवा दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन सेवा दे रहा है, हॉस्पिटल, एजुकेशन, टीचर, वकील, डॉक्टर, सारी बातें इसके अंतर्गत आएगी, है ना। तो ये सारे के सारे आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई चीज अगर आपको याद आ रही हो तो मुझे बता दो, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सब, दुकान भी आपको सेवा देगी, बिल्कुल सही बात है। पुलिस, पुलिस भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ये सवाल भी आया हुआ है कि पुलिस किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, तो पुलिस आपको सेवा देती है, आपकी रक्षा करती है ना वो, तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। ओके, आरडब्ल्यू भी सर्विस सेक्टर में आएगा, मॉल सर्विस सेक्टर में आएगा, वो भी तो आपको कपड़े वपड़े, किताबें, है ना, ये सब दे रहा है। वकील भी सेवा क्षेत्र में आएगा, स्कूल भी आएगा। एटीएम, एटीएम मशीन, आपने नाम सुना है एटीएम का। एटीएम को ऑल टाइम मनी या ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से भी जानते हैं, यह भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, तो इसको भी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो सर्विस सेक्टर में ये सब बातें हैं, हिंदी में लिखो, हर एक बात तो, बैंकिंग को हिंदी में बैंकिंग ही बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को परिवहन लिख लो, कम्युनिकेशन को संचार, एजुकेशन को शिक्षा, इंटरनेट को इंटरनेट बोलेंगे, रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट बोल दो, होटल को होटल, इंश्योरेंस को आप बीमा बोल दो। यार ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है, मतलब ऐसी बात करोगे आप। चलो ठीक है, तो मुख्य रूप से ये तीन क्षेत्र हैं जो कि आपको पढ़ना है। लेकिन किताबें और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़कर के देखें, तो अगर किताबें और आगे बढ़कर के देखें तो अब ना थोड़ी सी किताबें थोड़ी सी ब्रॉड हो गई है, ठीक है। चलो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इन तीन क्षेत्रों के अलावा एक चतुर्थ क्षेत्र भी है जिसे क्वार्टरनरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो सेवा क्षेत्र का और थोड़ा सा विभाजन किया गया और इसे चतुर्थ क्षेत्र के नाम से डिनोट किया गया। तो चतुर्थ क्षेत्र आप लिखें, और चतुर्थ क्षेत्र को आप क्वार्टरनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना। चतुर्थ क्षेत्र या क्वार्टरनरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। देखो चतुर्थ क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम क्या है। तो चतुर्थ क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, नॉलेज सेक्टर। बौद्धिक क्षेत्र क्षेत्र के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो इसमें लिखेंगे
इसी को नॉलेज सेक्टर भी कह देते हैं, नॉलेज सेक्टर, है ना। ज्ञान क्षेत्र या बौद्धिक क्षेत्र आप इसे कह दें, ज्ञान क्षेत्र या बौद्धिक क्षेत्र भी आप इसे कह देते हैं, ज्ञान या बौद्धिक क्षेत्र। ज्ञान या बौद्धिक क्षेत्र के नाम से भी आप इसे जानते हैं। देखो, ज्ञान या बौद्धिक क्षेत्र इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में ना बुद्धि लगाने की आवश्यकता होती है। बोले बुद्धि, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है ना। आर्मी, बताइए, आर्मी सेवा क्षेत्र में आएगी। सर आप 3 ही क्षेत्र बताए, चौथा कहां से आ गया? सर्विस सेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, 2 पार्ट में पढ़ाया गया है। क्या है? एक बोलते चतुर्थ क्षेत्र और एक बोलते पंचम क्षेत्र। तो चतुर्थ क्षेत्र जो है, जिसे क्वार्टरनरी सेक्टर बोलते हैं, इसे ज्ञान क्षेत्र या बौद्धिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आएंगे जहां पर ज्ञान या बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है? तो मुझे बताना, आप जो एप्लीकेशन से क्लास ले रहे हो, जिसे बोलते हैं रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन, ये जो ऐप है, इसको बनाने में मेरे साथियों, क्या गांव के मांगीलाल ने इस ऐप को बना दिया? क्या मेरे गांव के गंगाराम ने इस ऐप को बनाया? क्या नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धि लगती है, मानसिक रूप से इसमें काम करना पड़ता है। तो याद रखना, इसके अंतर्गत आएगा सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप इसे कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी। आईटी सेक्टर आप इसे कह देते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। अनुसंधान एवं विकास इसके अंतर्गत आ जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास, है ना। R&D बोल देते इसको। देखो, अगर आपसे पूछा जाए ना R&D का मतलब क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से आप इसे जानते हो। इसके अंतर्गत एप्लीकेशंस आ जाएगी, एप्लीकेशंस, एप्स के नाम से आप जानते हैं, है ना, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं यार? एप्लीकेशन ही बोलते हैं ना इसको, हालांकि कुछ और शब्द है इसके लिए, एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन हो गया मेरे साथियों। सॉफ्टवेयर बोल देते हैं इसको, है ना, सॉफ्टवेयर भी आप इसे लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है ये भी आपका ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बस ये बातें आपको चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत याद रखनी है ना। मांगीलाल भी आएगा मेरे दोस्त, टेंशन मत लो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मांगीलाल है कौन, है ना, और ये कहाँ रहता है, और ये कब कब आता है। सर क्लास कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? है भगवान, पहला ही दिन है, बच्चों को पहले ही दिन पूरी कंप्लीट करा देता हूं। क्या करूं, आज मन कर रहा है कि पूरी शाम 6 बजे से सुबह की 6 बजे तक क्लास लेके क्लास खत्म। चलो, अगला याद रखना, एक है पंचम क्षेत्र, जिसे क्वाइनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो अगला लिखेंगे पंचम क्षेत्र। क्वाइनरी सेक्टर, पंचम क्षेत्र या क्वाइनरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। दरअसल इसमें क्या चीज है, तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती है, क्या है आखिर ये बात। तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत मेरे साथियों उन चीजों को शामिल किया जाता है जो टॉप लेवल के डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था है, उच्च स्तरीय निर्णय, टॉप लेवल डिसीजन। उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था है ना, जो टॉप लेवल के डिसीजन लेती है ना, वो इसमें आती है। जैसे कि मैं बात करूं, आपकी एग्जाम कब होगी, आपकी स्कूल की एग्जाम, सॉरी विश्वविद्यालय की एग्जाम कब होगी, आपके कॉलेज की एग्जाम कब होगी, तो ये विश्वविद्यालय निर्णय लेगा कि आपकी एग्जाम कब होगी। तो यूनिवर्सिटीज इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, मीडिया इसके अंतर्गत आता है, मीडिया। अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसका उपचार कैसे होगा, साइंस इस बात का डिसीजन लेगा। आ गई बात समझ में। इसके अलावा अभी युद्ध चलेगा या सीज फायर ही लागू रहेगा, यह सरकार निर्णय लेगी। तो गवर्नमेंट भी टॉप लेवल के डिसीजन लेती है।
तो कुछ ऐसी संस्थाएं जो टॉप लेवल के डिसीजन लेती हैं उन्हें आप पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। ओके, मीडिया हो गया, विश्वविद्यालय हो गई, सरकार हो गई, ये आपके पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आती है ना। मासूम अंसारी कह रहे हैं आप गांव वालों का अपमान कर रहे हो, है ना, मजाक उड़ा रहे हो। मेरे भाई मैं भी मांगीलाल का ही हूं, है ना, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं भी गांव का ही व्यक्ति हूं। मांगीलाल गंगाराम से चीजें थोड़ी सी सरल करने का प्रयास कर रहा हूं और कुछ भी नहीं, है ना, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। देखो भाई, मेरी क्लास में अगर आप बने हो ना तो दो बातें ध्यान रखना। एक तो ये कि ऐसे तो मैं चीजों का ध्यान रखता ही हूं कि मुझे कब क्या कहां क्या बोलना है, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लूं जिससे आपको समझने में आसानी हो तो उसे केवल वहीं तक हंसी मजाक तक पढ़ करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और है ना, तो मेरा उद्देश्य केवल यही रहता है कि मैं उस बात को समझाने के लिए आपको वो चीजें बताऊं, है ना, बाकी कुछ नहीं। और बाकी मैं जब पढ़ाता हूं तब पढ़ने पर ध्यान दिया करो, तब लिखा मत करो। मैं बोलूंगा लिखने के लिए, ये पीडीएफ मिल जाएगी, समझ लो ना अच्छे से, है ना, हर बात सवाल समझ में आ जाए। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय जो समझने का विषय, रटने का विषय नहीं है। आप लिखने में रह गए तो फिर चीजें निकल जाएगी। मेरे हर एक शब्दों पर ध्यान दो कि मैं क्या कह रहा हूं, है ना, क्योंकि शब्दों पर ध्यान दोगे तभी जाकर के चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। भरोसा रखो, चीजें समझ में आएगी और आई होगी। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपको चीजें समझ में नहीं आई, है ना। बताओ समझ में आई चीजें आपको, ये बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूछता है भारत, क्या चीजें समझ में आई आप लोगों को? मांगीलाल टॉप लेवल डिसीजन, हाँ मांगीलाल तो टॉप लेवल के डिसीजन लेगा कि भैंस को कहां पर चराना है ना। मांगीलाल टॉप लेवल के डिसीजन लेगा कि इस वर्ष क्या किसकी खेती करना है। मांगीलाल ही तो लेगा ये डिसीजन, और कौन लेगा? भाई मेरे गांव में मांगीलाल ये अब डिसीजन लेगा कि सोयाबीन बोना है कि मूंगफली बोना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। गौरव कुमार, है ना, नोट्स न बनाए, बनाओ बनाओ, नोट्स तो बनाना पड़ेगा ना खुशबू, नोट्स तो बनाना पड़ेगा आप लोगों को। लगभग कितनी क्लासेस, मान के चलिए 32 से 35 क्लासेस होगी, है ना, अगर अच्छे से समझना है तो। हाँ, लिखने पे ध्यान नहीं लेना है। तृतीय क्षेत्र के उदाहरण पंचम क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र भी है। मैं वही तो बोल रहा हूं कि सेवा क्षेत्र को ही दो भागों में डिवाइड करके देखा गया है ना, वो चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र में। तो ये तो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, ऐसा थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना। बोलो नहीं होगा, बोले हाँ हाँ नहीं होगा, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। आ गई बात समझ में? अब कल क्या हम पढ़ेंगे, ये तो मैंने इकोनॉमिक सेक्टर पढ़ा दिए, कल हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो कल इकोनॉमी के टाइप्स पढ़ेंगे कि इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं। आ गई बात समझ में? कल क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के, है ना, टाइप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कैसी लगी क्लासेस? आज तो क्या है, आपकी पहली क्लासेस थी, लेकिन देखो मैं क्लासेस का क्रम आपको बता देता हूं। आज जो मैंने पढ़ाया इसके क्वेश्चन में कल लेकर के आऊंगा। मैं आप लोगों को लास्ट के 5 मिनट में कोशिश करूंगा कि डेली हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊं आप लोगों के लिए और बताऊं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। आज पहली क्लास थी इसलिए आज क्वेश्चंस लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मैं कल से क्वेश्चन लेके आऊंगा। और कल क्या पढ़ाऊंगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ाऊंगा। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, और इसके क्वेश्चन भी लाऊंगा और कल इसके क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो कल आखिरी के 5 मिनट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करता हूं। मैंने कोशिश की है आपको चीजों को समझाने की। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि क्लास समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। बाकी चर्चा अब आपसे करेंगे कल। क्लास समझ में आई आप लोगों को, है ना, बहुत बढ़िया। सिलेबस बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सिलेबस मुझे बता देना चाहिए था ऐसे, पर मैंने सोचा कि क्लासेस चलेगी तो आपको पता चल ही जाएगा इकोनॉमी में क्या क्या सिलेबस है, पर मैं कल बता दूंगा। कॉलर जॉब के बारे में भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बता देंगे, कॉलर जॉब में कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वो किस किस कॉलर जॉब में आते हैं वो भी हम बता देंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। ओके सर, एसएससी सीपीओ आराम से, है ना, आराम से। नाइस नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पीडीएफ से पढ़ाइए, पीडीएफ से संभव नहीं है भाई, पीडीएफ से इकोनॉमी पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, पीडीएफ से नहीं। अच्छे से पढ़िए, पहली बार पढ़िए, क्यों दिल्ली पुलिस 2 का इंतजार कर रहे हो, है ना। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आप मेरा जन्मदिन, जिसको जाना है जा सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाइस क्लासेस, ओके थैंक यू, है ना, बिल्कुल समझ में
एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ गई है सर, वेरी नाइस क्लास। ओके रुचि, राजेश कह रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रही है गुरुजी, ओके थैंक यू सर। सीजीएल, बिल्कुल सीजीएल भी आई समझ में, हाँ सोनम बिल्कुल। काजल, पुलिस में क्लियर हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा सर, इस क्लास से सीजीएल सीएचएल बिल्कुल। विराट कोहली के बारे में अपना फेवरेट है। जीवन सर, आपसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है, ओके थैंक यू मार साहब, थैंक यू सर, क्लास बहुत अच्छी है। सर आप क्लास कहाँ से लेते हो? बेटा मैं क्लास उज्जैन से लेता हूँ, मध्य प्रदेश में एक स्थान है उज्जैन, है ना, महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी, यहीं से मैं और राहुल सर दोनों यहीं से क्लास लेते हैं, राहुल पालीवाल सर, है ना, जो कि आपको दिल्ली पुलिस में पढ़ा भी रहे हैं, है ना, हम लोग दोनों जो हैं यहीं से क्लास लेते हैं। ओके सर गुड पढ़ा रहे हो, ऐसा ही कंटिन्यू रखना। ओके ओके, बिहार, हाँ बिहार पुलिस हो जाएगा सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू। बर्थडे है क्या? नहीं नहीं, मेरा कोई बर्थडे नहीं है ना, बहुत बढ़िया सर, एग्जाम के लिए काम आएगा, हाँ हर एग्जाम के लिए सर। बैकग्राउंड चेंज कर दो, व्हाइट ही रहेगा अब, है ना, व्हाइट ही रहेगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी लेकिन ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, अब शेष वार्ता आपसे करेंगे कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार।